हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं आपके एआईबी अटेम्प्ट के बारे में। यानी कि आज मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको कौन सी चीजें पढ़नी है और नहीं, बल्कि आपको मैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस बताने वाला हूं जो एक्चुअल में आपके एग्जाम के दिन आपकी मदद करेंगे और आपके इस एग्जाम को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, कितना भी टेस्ट पिच पे खेल लें, लेकिन जब तक आप मैच के दिन सेंचुरी नहीं लगाते, फील्डर्स रन्स नहीं रोकते, बॉलर्स विकेट्स नहीं लेते, उस दिन आपका मैच जीतना नामुमकिन है। और ये जो वीडियो है ना, ये एक्चुअल में 100% एक्सपीरियंस के साथ बनाया गया वीडियो है। यानी कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो प्योर एक्सपीरियंस हैं और प्योर सजेशंस हैं जो एक्चुअल में आपकी मदद करेंगे इस एग्जाम को सेल थ्रू करने के लिए। हमने बहुत सारी बातें करी, हमने इंपॉर्टेंट केस लॉज देखे, मैक्सिम्स देखे, इंपॉर्टेंट एरियाज टू स्टडी देखे, बेयर एक्ट के हैक्स देखे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीट कोड्स को देखा। वो सब चीजें कवर करने के बाद अब इस वीडियो की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है जो कि आपको एक्चुअल में इस एग्जाम को सेल थ्रू करवाएगी। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं हमारे आज के इस वीडियो में सबसे ज्यादा टॉप एग्जामिनेशन हॉल टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स जो कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में 110% मदद करेगी। तो भाई देखिए, आप जब अपना एआईबी का एग्जाम देने जाएंगे तो मेरे पीछे की जो तस्वीर है, माहौल कुछ ऐसा ही होगा। आपके पास भी इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, आप भी ऐसे ही आजू बाजू बैठे होंगे, कुछ इन्विजिलेटर्स होंगे और एग्जाम दे रहे होंगे। और आज मैं इसी एग्जाम हॉल के पूरे सिनेरियो को आपके लिए पूरा हद तक क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़ी हुई सारी अपडेट्स, मेरी क्लासेस की सारी पीडीएफ्स आपको यहीं मिल जाएंगी। मैंने एआईबी को लेकर जितनी भी क्लासेस ली हैं उन सबकी पीडीएफ्स यहीं पे, मिस मत करना। गोल्डन मटेरियल है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक में भी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की और समझने की कोशिश करते हैं मैं किन किन एरियाज को कवर करने वाला हूं। सबसे पहले तो हम ये भी देखेंगे कि सर ओएमआर शीट को कैसे डील किया जाए। आधे से ज्यादा बच्चे ओएमआर शीट में गड़बड़ियां करते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर के क्या हैक्स हैं, बेयर एक्ट की मैनेजमेंट कैसे होगी, क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए आते हैं आज के इस वीडियो को, शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले स्टेप से। जैसे ही आपके पास पेपर आएगा, इन्विजिलेटर के साइन देने के बाद, जैसे ही आपको बोला जाए कि अब आप अपना पेपर खोलिए, पेपर को अटेम्प्ट करना शुरू नहीं करना है। ये बात आपको हर किसी ने बताई है, स्कूल से बताते आ रहे हैं, कॉलेज में भी बताई है, मैं भी बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूं। आज के इस वीडियो में कोई भी हवा हवाई बात नहीं है, सारी की सारी बातें आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगी कि ये बातें क्यों करी जाती हैं और ये कैसे मदद करेंगी। पहला स्टेप ये है कि आपको क्वेश्चन पेपर 5 से 10 मिनट पढ़ना है और ये 110% एफिशिएंट स्टेप है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। आपको कुछ भी हो जाए, पहले 10 मिनट या 7 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ने पे लगाने हैं। लेकिन सर ये जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास इतना लंबा चौड़ा रहेगा, इसको पढ़ के करेंगे क्या? क्या करना है पढ़ते हुए? क्या हमें आंसर स्टिक करने हैं? बिल्कुल नहीं। बेसिकली मैं आपको ये चाहता हूं कि आप अपने इस फर्स्ट स्टेप में 3 इंपॉर्टेंट चीजें मार्कआउट करें। पहला, सर आप अल्ट्रा इजी क्वेश्चंस को मार्कआउट करें कि आप ओवरऑल रीडिंग को देखें कि यार मुझे याद है 7वें पन्ने में एक ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब मुझे तुरंत आता था, बस आपकी मेमोरी में इतना रिटेन रहे। वो क्वेश्चन आप मार्कआउट करें जो आपको देख के लगता है कि यार ये बेयर एक्ट से सॉल्व हो जाएंगे, और वो क्वेश्चन को मार्कआउट करें जो आपको देखने में लगे कि यार ये डाउटफुल है, इसमें ज्यादा मेहनत लगेगी, या ये वाले क्वेश्चन का जवाब तो मुझे बिल्कुल नहीं आता और ये मुझे बेयर एक्ट से भी नहीं मिलेगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ जिसके बारे में आपको नहीं पता, वो आपको बेयर एक्ट से भी नहीं मिल सकता। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? आप रेंजेस को डेवलप कर दें। आप ये देख लें कि भाई देखो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है, तो पहले मैं फटाफट पेपर में पलट के देख लेता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन कहां कहां दिए हुए हैं। वो पहले 10 मिनट आपके दिमाग में क्वेश्चन पेपर का मैप क्लियर होना चाहिए कि पूरे 3 घंटे तक जब आप उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पता हो कि यार 7वें पेज में कोई क्वेश्चन देखा था, वो मुझे याद है, वो मुझे आता है, वो मुझे आता है, वो मुझे आता है। ये अभी बहुत ही चाइल्डिश लग सकता है, लेकिन एग्जाम हॉल में मैंने जुडिशरी, यूजीसी नेट और भी ना जाने कितने ऐसे एग्जाम्स में, इवन इनफैक्ट एआईबी में इस ट्रिक को काम करते हुए देखा है। लेकिन ये ट्रिक नहीं है, ये केवल शुरुआत है। अभी तो हम ट्रिक्स पे आने वाले हैं। तो ये हुई पहली बात। पहले 10 मिनट क्वेश्चन पेपर में केवल फ्रेमिंग्स करनी है, जोन्स क्रिएट करने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बेयर एक्ट को ऑर्गेनाइज करना। वैसे बहुत ही सिंपल ट्रिक है, हर किसी का अपना तरीका होता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बच्चों को, वो अपनी बेयर एक्ट को ऐसे लेके बैठते हैं। वो 25 बेयर एक्ट ऐसे अपने टेबल पे लगाते हैं, एक के ऊपर एक। गलत बात है। सबसे पहले वो सभी बेयर एक्ट जिनसे 10 क्वेश्चन आते हैं या 8 क्वेश्चन आते हैं, इनको क्लब करके अलग रख दें। माइनर लॉस की बेयर एक्ट अलग रख दें। अगर आपको यह बात पता है कि कौन सी बेयर एक्ट कहां है, एग्जाम में टाइम बचता है। कितना टाइम बच जाएगा सर? 5 मिनट बचा के क्या कर लेंगे? 15 मिनट से ज्यादा मिनट बचा लोगे अगर केवल अपनी बेयर एक्ट्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर दोगे। लेकिन सर ये भी कोई कमाल की चीज नहीं हुई। आपने बोला था आप बहुत बड़े हैक्स बताएंगे, बहुत अच्छे हैक्स बताएंगे, तो अब कहानी शुरू हो रही है। यहां से चीजों को फॉलो किया तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। चलो सबसे पहले आते हैं ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट में। क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 से, क्वेश्चन नंबर लास्ट से, बीच से कैसे अटेम्प्ट करते हो? तो ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन पेपर को 3 राउंड स्ट्रैटेजी में अटेम्प्ट करना। अगर तुम ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड हो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, अगर तुम ऑलरेडी बहुत अच्छे से पेपर
पेपर्स को सॉल्व करने की ट्रिक को फॉलो करते हो और हमेशा उससे क्वालिफाई कर जाते हो तो मेरी ट्रिक को फॉलो मत करो। लेकिन अगर पहली बार ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हो और कॉन्फिडेंट नहीं हो तो इस ट्रिक को फॉलो करो, 100% रिजल्ट मिलेगा। हमेशा 3 राउंड की स्ट्रैटेजी होती है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने की और एआईबी में ये 100% काम करेगी क्योंकि ये ओपन बुक एग्जाम है। सबसे पहले आता है राउंड 1। इस राउंड में क्या करना है सर, ये वो राउंड है जहां पे आपको केवल श्योर शॉट 1 ग्लांस क्वेश्चन लगाने हैं। आइडियली मैं आपको क्या बोलता हूं, आइडियली मैं लगभग हर अपने स्टूडेंट को ये बोलता हूं कि उन क्वेश्चन को लगाओ जिन क्वेश्चन का जवाब तुम्हें आंख बंद करके पता है। तुमसे अगर पूछ लिया जाए कि स्पीडी ट्रायल कौन से केस में आया था, तुम्हें पता है हुसैन आरा खातून है, उस क्वेश्चन को मार्क करो, आगे बढ़ो। ये जो पहला राउंड है ये तुम्हारे पेपर के शुरुआती 40 मिनट है। ध्यान रखना, जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम जब एग्जाम पेपर लेके बैठोगे और अपनी ओएमआर तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारा घंटी बजेगा एग्जाम का, पहले 40 मिनट केवल और केवल तुम उन पूरे 100 क्वेश्चन जिनको तुम ऑलरेडी ओवरव्यू कर चुके हो बढ़ते जाओगे, स्किप करते जाओगे, जंप करते जाओगे और जो क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हैं केवल उनको लगाओगे। पहले उनको लगा लो जिसमें तुम्हें बेयर एक्ट खोलने की भी जरूरत ना हो। लेकिन चूंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि नहीं सर हमारा ऐसा नहीं है, तुम लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हो सकता है तुम्हें वो जवाब आता भी होगा लेकिन फिर भी तुम्हें बेयर एक्ट से क्रॉस कंफर्म करने की जरूरत होगी, तो केवल वो ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब तुम बेयर एक्ट से 20 सेकंड में ढूंढ के निकाल लो। देखो यहां 20 सेकंड्स लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा सवाल जिसका जवाब तुम बेयर एक्ट से 20 सेकंड में ढूंढ के निकाल सकते हो कि भाई आर्टिकल 12 में क्या लिखा है सर, बस एक बार पढ़ना है तुरंत बता दूंगा, ऐसे सवालों को पहले 40 मिनट में सॉल्व करना है। इसमें तुम कितने क्वेश्चंस कर पाओगे, मुझे लगता है 15 या 20 क्वेश्चंस। 15 से 20 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि रिपीटेड होते हैं, जिनको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तुम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो पहले 40 मिनट में। 20 क्वेश्चंस पहले 40 मिनट में हो गए। इसके बाद शुरू होता है राउंड 2। ये है वो राउंड जो कि एआईबी को क्लियर करवाता है। अब दोबारा क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। अब तुम्हारे पास अगले 100 मिनट हैं, यानी कि कितना समय मैंने तुम्हें दिया, 1 घंटा 40 मिनट। अगले 1 घंटे और 40 मिनट तुम क्या करो, बेयर एक्ट डिपेंडेंट क्वेश्चंस पे जाओ। अब ये क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, ये असर्शन रीजन हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है। यहां पे भी तुम्हें पता है बेयर एक्ट से जवाब मिल सकते हैं, या मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा, या 5 मिनट बैठ के पर क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, टाइम लो। वैसे ध्यान रखना तुम्हारे पास पर क्वेश्चन 2 मिनट से ज्यादा नहीं है। यहां पे तुम्हें क्या करना है सर, जो आपके प्रोविजन स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, या फिर आपको क्या करना है, बेयर एक्ट से लैंग्वेज मैच करनी है। यहां भी बेयर एक्ट का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आपके पास समय ज्यादा लग रहा है तो आप इसको सेकंड राउंड में करें। आराम से 1 घंटा 40 मिनट लो और आराम से बैठ के बेयर एक्ट के क्वेश्चंस को करते रहो। फिर जब आखिरी के तुम्हारे पास 35 मिनट बचेंगे ना, यानी कि आखिरी 30 मिनट जब तुम्हारे एग्जाम के बचेंगे ना, तो उस पूरे को कंप्लीट करने के बाद तुमने सबसे श्योर शॉर्ट इजी क्वेश्चंस लगा लिए। तुमने अगले 1.5 घंटे में क्या लगा लिया सर, उन क्वेश्चंस को लगा लिया जो क्वेश्चंस तुम्हें बहुत ज्यादा बेयर एक्ट से ढूंढ के बहुत ज्यादा पढ़ के सॉल्व करने थे। अब केवल टाइम किलर क्वेश्चंस पे फोकस करना है, केवल आखिरी के 35 मिनट। वो क्वेश्चन जिसमें तुक्का लगाना है, वो क्वेश्चन जिसमें 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, वो क्वेश्चन जो समझ नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन जो कि बहुत बल्कि था तुमने छोड़ के ही आगे बढ़ गए। और मैं ये कहूंगा कि अगर तुम बल्कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के आदी नहीं हो तो उनको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। उन क्वेश्चंस को आखिरी 35 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर तुम्हारे पास यहां टाइम नहीं बचता है, वरना इस टाइम में भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करो, 2 ऑप्शन जो कि बहुत क्लोज हैं, या फिर आपको क्या करना है, असर्शन रीजन को सॉल्व करना है, पढ़ने में लगेगा, दिमाग करने में लगेगा। 100 मिनट में नहीं हो पाया तो यहां पे करो। लेकिन ध्यान रखना, इस राउंड 3 के कंप्लीट होते होते तक, यानी कि पूरे तुम्हारे सर 180 मिनट कंप्लीट होते होते तक तुम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अब एक बात ध्यान रखना, जब तुम इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे तो एक स्ट्रैटेजी जो बहुत सारे बच्चे फॉलो नहीं करते, जो तुम्हें करनी है, वो है क्रॉस क्वेश्चनिंग। जब भी अपने पेपर को अटेम्प्ट करोगे, अगर तुम्हारा इन्विजिलेटर अलाउ कर देता है क्वेश्चन पेपर पे लिखने को, तो ध्यान रखना अपने साथ एक पेंसिल लेके जाना और मान के चलो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे यहां पे एक क्वेश्चन है आर्बिट्रेशन एक्ट का, तो यहां पे ना ARB लिख देना, आर्बिट्रेशन, बस साइड में क्वेश्चन पेपर पे, OMR पे नहीं, क्वेश्चन पेपर पे। क्यों कह रहा हूं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई बार ना क्वेश्चन आपस में रिलेट कर जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा आर्बिट्रेशन एक्ट के सेक्शन नंबर के बारे में, दूसरा उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ देगा। हो सकता है उसी क्वेश्चन से तुम्हें इसका जवाब मिल जाए। टाइम बचता है अगर तुम क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही लिख दो कि ये क्वेश्चन कौन से एक्ट से था, अगर तुम्हें क्लियरली समझ में आता है। अब आते हैं OMR शीट पे। मैंने आपको ये बता दिया कि भाई शुरुआत कैसे करनी है पेपर की, पेपर को किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं OMR शीट पे। मैं ये बात तुम्हें बताता हूं, ज्यादातर बच्चे जो फेल हो जाते हैं ना, जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होता है और वो फेल हो जाते हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल इस OMR शीट का होता है। क्यों, अब मैं आपको ये बताता हूं। तुम्हारे दिमाग में OMR शीट की जो पिक्चर है ना, वो ये है, ये मेरे पीछे जो बनी हुई है। OMR शीट ऐसी नहीं होती है। तुमने देखा है OMR की शीट कैसी होती है, ऐसी होती है।
अब इमेजिन करो कि तुम इस ओएमआर शीट को ऑलरेडी भर चुके हो, यहां तुमने कुछ भरा ब्लैक पेन से ऐसे 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 करके, यहां पे सर्कल्स बने हुए हैं, ये पूरा भरा हुआ है, और उसके बाद इतने छोटे से एरिया में तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है सर कि इस ओएमआर शीट के अंदर बहुत सारे लोग कैसे भरते हैं कि सर हम आखिर में ओएमआर शीट भरेंगे। आखिर का मतलब क्या है? पहले सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन पेपर में टिक कर लेते हैं, आखिरी में करेंगे। ये तरीका फेल होने वाला तरीका है, ध्यान रखना। और कुछ लोग बोलते हैं कि हम एक क्वेश्चन करते जाएंगे, उसका ओएमआर पे टिक करते जाएंगे। ये तरीका भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग, अगर तुम्हारी स्पीड अच्छी है तभी इस तरीके पर रिलाई करना, वरना ये तरीका तुम्हें फेल करवा सकता है। तो ध्यान से सुनना, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। ओएमआर शीट में मेरा ऐसा मानना है, बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग तरीके काम करते हैं, लेकिन अगर तुम मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो, अगर तुमने ऑलरेडी कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है, तो लास्ट में ओएमआर को कभी फिल मत करना। मतलब समझना कि अपने सर पे कुल्हाड़ी, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है कि ओएमआर को आखिरी में सॉल्व करेंगे। गलत। ओएमआर को हर क्वेश्चन के बाद सॉल्व करोगे तो टाइम तुम्हारा बहुत खराब होगा, क्योंकि वो ध्यान से गोल बनाने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन की रेंज को तय कर लो और उसके हिसाब से ओएमआर सॉल्व करो। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, 5 या 10 क्वेश्चन की एक लिमिट बना लो। तुम ये कर लो कि मैं पहले 10 क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करूंगा और फिर उन 10 क्वेश्चन को ओएमआर में रिफ्लेक्ट करूंगा। पहले 10 क्वेश्चन पेपर को देख के सॉल्व किए, फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने उन 10 क्वेश्चंस को ओएमआर में सर्कल किया और उसके बाद इस प्रोसेस को रिपीट करते गए। ऐसा करने से क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दिमाग शांत रहता है। आखिर में अगर ओएमआर भरते हो ना, तुम्हें अभी शायद ये नहीं पता चल रहा है, लेकिन जब ये ओएमआर शीट भर जाती है ना, तो उस सिचुएशन में आंखें गड़बड़ाने लगती है। समझ नहीं आता कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, कौन सा नहीं किया था। कुछ डाउट्स, कुछ ऐसे होल्स जो मिस हो जाते हैं, वो समझ नहीं आते। तो इस सिचुएशन में दिमाग शांत रहता है। दूसरा, रिस्क नहीं रहता। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे 30-30 क्वेश्चन का ओएमआर साथ में बढ़ रहे हैं। एक बार ऑर्डर ऊपर नीचे हुआ, 30 के 30 क्वेश्चन ओएमआर शीट में गलत भर दिए, बहुत बड़ा ब्लंडर है, फेल हो जाओगे। तो इस सिचुएशन में दिमाग शांत रहेगा, सिंक बना रहेगा, रिदम बना रहेगा। तो 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का एक क्लब बनाओ, बोलो 15 क्वेश्चन पेपर में, फिर ओएमआर में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, वो है पॉइंटर माउथ टेक्निक। बहुत वियर्ड है, तो मुझे पागल बोल सकते हो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, मैं हमेशा ओएमआर कैसे बढ़ता हूं, क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन का नंबर है उसको बोलता रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22A, 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 और जो नंबर मैं यहां बोल रहा हूं, यहां पे अपनी उंगली रखता हूं ओएमआर शीट पे। तो यहां पे अगर मेरे सामने ओएमआर शीट में क्या लिखा हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 26, तो और मैं क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब लिख रहा हूं, तो मैंने यहां पे देखा 26, 26, 26, 26, मेरी फिंगर 26 पे यहां पे है। उसके बाद मैं इसको ऐसे फिल करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो ओएमआर में हर बार गड़बड़ियां कर देते हैं। ये हमेशा आपकी मदद करेगा, हर बार आपके काम आएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ ओएमआर को चाहो तो विजुअली ब्रेक कर दो, 1 से 25, 26 से 50, 51 से 75, 76 से 100, एक क्लबिंग बना दो, और हर 1 से 25 की ओएमआर भरने के बाद क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं तुमने ऑर्डर की गड़बड़ी तो नहीं करी है। लेकिन ये सब काम तब जब तुम्हारे पास समय ज्यादा हो, ठीक है। चलिए अब हमारे पास आते हैं कि सर एक बात बहुत बड़ी ट्रिक है जो कि एग्जाम हॉल में काम आती है, लंबे क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। वो क्वेश्चन जो पूरे पैराग्राफ में दिया हुआ है, बल्कि क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें। हमेशा ध्यान रखना, एक ट्रिक है, हमेशा उस क्वेश्चन की आखिरी लाइन को पढ़ो, क्योंकि वो आपको ये बताएगी कि वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना है कि वो क्वेश्चन मुझसे पूछना क्या चाह रहा है। वो कैसे पता चलेगा? आखिरी लाइन को सबसे पहले पढ़ लो, पहली लाइन को पढ़ते ही आखिरी लाइन को तुरंत पढ़ो। उसके बाद केवल फैक्टर्स को अंडरलाइन कर लो, कौन से सब्जेक्ट का सवाल है, कौन सा कोर इशू है, बीएनएस का सवाल है, मर्डर के बारे में पूछ रहा है, और आखिरी लाइन में लिखा है मर्डर हुआ है कि नहीं। अब उसके बाद सीधे अपनी रेलेवेंट बेयर एक्ट को खोलो और बेयर एक्ट के प्रोविजन को पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को पढ़ो। लॉन्ग फॉर्मेट वाले क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, गारंटी से बता रहा हूं, चाहे तो ट्राई करके देख लेना, ठीक है। और ध्यान रखना, लॉन्ग फॉर्मेट के क्वेश्चन अगर तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, हमेशा रीडिंग्स करना। 2 या 3 बार एक बड़े क्वेश्चन को पढ़ लेने के बाद दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है, हमेशा का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। इसके बाद आखिर में जो बात आपको बतानी है वो है बेयर एक्ट की कहानी। बेयर एक्ट की कहानी क्या है सर? आप जब बेयर एक्ट लेके जाएंगे ना, तो जो आपकी इंपॉर्टेंट बेयर एक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास बीएनएसएस की बेयर एक्ट है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कौन कौन सी बेयर एक्ट में शेड्यूल्स हैं, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको पता है कि आपकी सिविल प्रोसीजर की कोड में या फिर आपकी बीएनएसएस की बेयर एक्ट में शेड्यूल है, तो उस बेयर एक्ट के ऊपर ना पेंसिल से एस लिख लो, ताकि तुम्हें यह पता हो कि इसके अंदर वो शेड्यूल है। और अगर कोई और ऐसा कीवर्ड जो कि तुम्हें रिफ्लेक्ट करके बता पाए कि सर क्या है, उसके साथ ही साथ कौन सी बेयर एक्ट का लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सा था, उसको पेंसिल से हमेशा अंडरलाइन करके रखो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है। और उसके फुट नोट्स पे भी हमेशा ध्यान रखना कि कौन सी बेयर एक्ट के फुट नोट में क्या लिखा हुआ है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इन चीजों को बेयर एक्ट के ऊपर छोटे छोटे पॉइंट से मार्क कर लेना, ताकि तुम्हें यह बात पता हो कि कौन सी बेयर एक्ट को कहां से क्लिक करना है।
कभी भी कोई क्वेश्चन आए और तुम्हें नहीं पता है बेयर एक्ट से जवाब कैसे ढूंढना है एग्जाम हॉल में, तो एक फिक्स तरीका है। सबसे पहले आप इंडेक्स पे जाते हैं, इंडेक्स के बाद आप फिल्टर करके चैप्टर पे जाते हैं। मोस्टली बच्चों को आंसर यहां से मिल जाता है, लेकिन अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो हमेशा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सेक्शन की हेडिंग, फिर उस सेक्शन का मेन क्लॉज, फिर प्रोवाइजो, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर इलस्ट्रेशन। मेरे बेयर एक्ट हैक्स वाला वीडियो देखो, उसके अंदर मैंने ये सब बता दिया है। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फुट नोट्स को इग्नोर मत करना एग्जाम हॉल में। केस लॉ का सवाल हो, अमेंडमेंट का सवाल हो, इन्फोर्समेंट डेट का सवाल हो, एडिशन ऑफ सेक्शन का सवाल हो, इन सब का जवाब बेयर एक्ट के फुटनोट में दिया होता है। अगर आप पहले से मार्क कर लेंगे, मान के चलो तुम्हारा एक बेयर एक्ट है, उसके टॉप हैंड कॉर्नर पे ऐसे के लिख दो कि भाई इस बेयर एक्ट के फुटनोट के इस पन्ने में केशवानंद भारती का साइटेशन दिया है, तुम्हें पता चल जाएगा ये रहा केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो बेयर एक्ट की फुटनोट्स में भी तुम्हें आधे से ज्यादा जवाब मिल जाएंगे। बेयर एक्ट पढ़नी आनी चाहिए। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हॉल हैक्स हैं जो आपके इस एग्जामिनेशन को 100% सक्सेसफुल बना देंगे। और अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया तो उसको फॉलो कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी ताकि आपका अटेम्प्ट और भी ज्यादा अच्छा बन जाए। और उसके साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी ऐसा लर्नर है जो इस वक्त जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, तो अनअकैडमी इस वक्त आपको हमारे जुडिशरी सब्सक्रिप्शंस पे दे रहा है पीएस कोड इस्तेमाल करने पे 18,999 का एक साल का जुडिशरी सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको सारी फैसिलिटीज, सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और इवन इनफैक्ट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो एज अ लॉयर, या फिर अगर आप किसी दूसरे लॉ एग्जाम को एस्पायर कर रहे हो, या आप एलएलएम करना चाहते हो, इन सब के लिए सब्सक्रिप्शन काम का है, क्योंकि आपको एक साल के अंदर इंडिया के सारे मेजर और माइनर लॉज और लोकल लॉज की बहुत कोर अंडरस्टैंडिंग होती है। और हम ऑलरेडी अपनी बैच को शुरू कर चुके हैं, समर बैच, तो आप इसको ज्वाइन करके हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एआईबी का मॉक टेस्ट 27 नवंबर को हो रहा है सुबह 11 बजे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्री है आपके लिए, इसको ज्वाइन कीजिए और कंपीट करके देखिए कि नेशनल लेवल पे बच्चे कहां हैं, कौन से स्टेज पे हैं और किस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अभी तक आप सबने ऊना ऐप को ट्राई नहीं किया है तो उसको ट्राई जरूर कीजिएगा, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी देता है। किस चीज के लिए? कि वो आपको एक बूस्ट देता है कि आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा एक्सीलेंस की तरफ ले जाएं, क्योंकि एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म जो केवल स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, डेफिनेटली वो काम तो अच्छा करेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइस स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।